यार ये तो आवाज आ रही है, देखो अभी मशीन की आवाज है। मुझे तो लगता है कि यूट्यूब में गया था आज तक दिखने की बहुत। Okay, good evening. Can you hear me? Yes. Okay, Lavanya. Okay, Arya, Ashita, Neha. ठीक है. Okay. Let's start. ठीक है. हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम केमिस्ट्री का. ठीक है. पिछली बार थे ना आप लोग. मैंने लावण्य, आई थिंक आई रिमेम्बर यू वर देयर, राइट? आर्या, या लास्ट टाइम हम लोग क्या कितने तक किए थे, कुछ याद है? हम लोग ने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, करेक्ट? बेसिक से हम लोग ने शुरू किया था. चलिए हम लोग वहीं से शुरू करें. कुछ याद है या वापस से शुरू कर दें? लावण्य. So we have done one word history of atom. History of atom, right? Yeah. So any problems in that? कोई प्रॉब्लम्स आई आप लोग को? चलिए वापस कर लेते हैं ना, एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, ठीक है ना? चलो रिवीजन कैसे करना है, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है. जो भी आंसर राइट होगा, ठीक है, उसके लिए +1, और अगर गलत होगा तो 0. ठीक है, शुरू करें, जितना भी याद है उसके ऊपर. ठीक है, एवरीबडी इज ओके विद इट? Sir, do we have to write the answers in the chat box or we have to just open a mic and say the answer? You can give me the answer in the chat box. If it is there, you can give me the chat box. Okay. What you have to do is, you have to just write that here, 1 dot dot. Okay. Suppose the first question is asked, you will say 1 dot dot, you will give me the answer. Okay. Right? Like this it will be. Like suppose if I ask you, okay, when was the earth made? For example, so it will be like 1 dot dot 2 billion years ago. Correct? That will be the answer. Correct? That will be coming from everybody. So I'll be waiting for the answer. I'll ask the answer. I'll ask the question and wait for the answer. फिर आप 5 या 10 सेकंड में आपको आंसर देना है. ठीक है, 5 to 10 सेकंड. ठीक है, और देखते हैं किसको कितना मिलता है. ठीक है, चलिए पहले का रिमेम्बरेंस कितना था उस पर बात कर लेते हैं. ठीक है, शुरू करें. कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने मार्क्स आए, हमको ये देखना है कितना हमको याद रहता है. क्लियर है?
या कोई था, कोई नहीं था, everybody is fine. Okay, so just put yes. If it is Y, it is okay. Just let me know. Okay, you can put a Y or an okay over here. Okay. We'll put Y N. Okay. Okay, Anushka, fine. All right. Okay. All right. चलिए देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम लोग हमारे हिसाब से काम करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. ओके. ओके. ऑलराइट. Atoms are called as the smallest indivisible particle of the element. Is it true or false? आपको सिर्फ ये देना है, ट्रू है या फॉल्स है. Anta, yeah. Yeah, Neha, atom are the smallest indivisible particle of an element. True or false? True or false? Okay, right. चलिए, इसका आंसर मैं बता देता हूं. इसका आंसर है ट्रू. इसका आंसर है ट्रू. ठीक है. So atom is the smallest indivisible particle of an element. Atom is the smallest indivisible particle of an element. ठीक है. चलिए, मेरे ख्याल से कुछ लोग थे लास्ट टाइम या नहीं थे, तो मैं एक काम करूं, मैं रिवीजन करवा दूं क्या इस बार, और फिर चले आगे, फिर पूछूं. आज एक काम करते हैं, अभी रिवाइज कर लेते हैं, मैं पूरा करवा देता हूं, उसके बाद में हम लोग लास्ट में आज टेस्ट ले लेंगे. ठीक है. दैट इज मच फाइनल. करेक्ट. क्योंकि कोई था नहीं था. हालांकि मुझे याद है मैंने अनुष्का से बात की थी, आकांक्षा से भी बात की थी शायद. करे. तो एक बार देख लेते हैं आता है नहीं आता है. उसके बाद बात कर लेते हैं. चलो, तो हम लोग एक रिवीजन कर लेते हैं. लेट्स रिवाइज बैक. ओके. और टेस्ट मैं लेता हूं बाय द ओके जस्ट 15 मिनट्स बिफोर द लेक्चर, खत्म होने के पहले. क्लियर है सबको? ओके. ओके. चलिए, हम लोग ने बात किया था एटम्स के बारे में, और हम लोग ने कहा एटम्स जो होते हैं, ठीक है ना, या एटम्स जो होते हैं, इसके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमको मिली थी 460 बीसी में. एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डेमोक्रिटस. इन्होंने पहली बार बताया कि एटम्स जो होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, उससे छोटा पार्टिकल नहीं होता है. ठीक है. तो लिख लीजिए, लास्ट टाइम कोई मौजूद था नहीं था, हम लोग सबके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है ना. और आज लेकिन टेस्ट जरूर लेंगे. ठीक है ना, एट द एंड. चलिए, तो लेट्स स्टार्ट. ओके, हियर इट इज. लेट्स गो. दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो होता है एटम. 460 बीसी, ईयर की बात कर रहा हूं. ईयर था 460 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म लेने के पहले की बात है. ठीक है. साइंटिस्ट का नाम था डेमोक्रिटस. ठीक है. और उसने नाम दिया इसका एटम का एटोमॉस. उसका नाम दिया एटोमॉस. यानी एटम का नाम उसने दिया गया एटोमॉस. 460 बीसी की बात कर रहे हैं हम, उस समय की बात कर रहे हैं जब यहाँ पे ना तो कोई लाइट थी, ना कोई मीडिया था, ना कैलकुलेशन करने के लिए कुछ था. लेकिन डेमोक्रिटस करके साइंटिस्ट ने कहा
कि एक छोटा सा पार्टिकल जो होता है अर्थ पे, उसको हम कहते हैं एटम, या उसको कहते हैं एटमॉस। इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? ओके, इसके बाद 6th सेंचुरी, 6th एडी में एक और साइंटिस्ट आए। ये इंडियन स्कॉलर था, इनका नाम था महर्षि कर्णट। महर्षि कर्णट। और उसने कहा अल्टीमेट पार्टिकल, यानी सबसे छोटा पार्टिकल होता है, उसका नाम होता है परमाणु। परमाणु, ठीक है, इससे छोटा कुछ नहीं होता, ये महर्षि कर्णट ने कहा, ठीक है, परमाणु। ओके, 6th एडी में, यानी कि करीबन 1000 साल बाद। उसके 1200 साल तक भी कुछ नहीं हुआ। यानी हम लोग को यह मालूम पड़ा कि जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो होता है एटम, ठीक है। और एटम का नाम महर्षि कर्णट ने क्या रखा? परमाणु, ठीक है, परमाणु। 18th सेंचुरी में, यानी 1808 में, 1808, 1808, 1808 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था जॉन डाल्टन। और उसने एक फेमस थियरी दी जिसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक थियरी। एटॉमिक थियरी, एक थियरी दी जिसका नाम था एटॉमिक थियरी। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा? जो भी एलिमेंट होगा, हमारे पास में कितने एलिमेंट्स होते हैं? आज तक के एलिमेंट से टोटल 118 एलिमेंट्स हम लोग ने अभी तक ढूंढ के निकाले हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बरेलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो 118 एलिमेंट्स हम लोग ने अभी तक ढूंढ के निकाले हैं। तो उस समय जॉन डाल्टन ने क्या कहा? जो भी एलिमेंट होगा, जैसे अगर मेरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो उसका सबसे छोटा एटम जो होगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? अगर मेरे पास ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन एलिमेंट का सबसे छोटा एटम क्या होगा? ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट ये होगा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सपोज नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो उसका सबसे छोटा एटम क्या होगा? नाइट्रोजन एटम, करेक्ट। यानी हर एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जिसको आप फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसको कहते हैं हम लोग उसका एटम। हाइड्रोजन एलिमेंट का हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एलिमेंट का ऑक्सीजन एटम, नाइट्रोजन एलिमेंट का नाइट्रोजन एटम, एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर? नेहा, आप थे, मुझे याद है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। नो, ओके, गुड। हम लोग किए थे ना ये सब, मैंने करवाया था ना, याद होगा। ओके, और आप बात कर सकते हैं मेरे से, कोई प्रॉब्लम है तो आप सीधा बात करें, ठीक है। जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव काम होगा, ठीक है। चुप नहीं रहना है, बातें करनी है, ठीक है ना। तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो आपको भी मुझसे बातें करनी चाहिए, ठीक है। और हम लोग बातें करेंगे, उतना इंटरेक्शन बढ़ेगा, उतना काम आसान होगा। और केमिस्ट्री तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही। नेक्स्ट पॉइंट, ये था मेरा पॉइंट नंबर 1, ये था पॉइंट नंबर 2, ये था पॉइंट नंबर 3, और ये रहा 4, और ये रहा पॉइंट नंबर 5। ये अब ये बोला गया कि
अगर मेरा एटम है हाइड्रोजन का, अब जो भी एलिमेंट होगा, जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट का सबसे छोटा एटम कौन सा है? हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन किसी से भी कंबाइन करे, अगर हाइड्रोजन कंबाइन करता है सपोज Cl से, तो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर कंबाइन करता है नाइट्राइट से, तो बनता है नाइट्रिक एसिड HNO3। अगर सल्फेट से कंबाइन करता है तो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तो बनता है H2O। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन किससे कंबाइन किया? Cl से। हाइड्रोजन किससे कंबाइन किया? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन किससे कंबाइन किया? सल्फर से भी और ऑक्सीजन से भी। हाइड्रोजन किससे कंबाइन किया? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी, चाहे वो किसी से भी कंबाइन कर ले, let it combine with anybody, okay, the property remains the same. The properties of the hydrogen atoms are not going to change irrespective of combining with any other atom to form a compound. Correct? So H can combine with Cl to give HCl, H can combine with NO3 to give you NO3, sulfuric acid, water, so on. So इसका मतलब क्या हो गया? Hydrogen atom, यानी the property of hydrogen atom, okay, here is not going to change in spite of combining with any other element like Cl, NO, S, like that. समझ में आ गया? Is this very very clear? Okay. सबको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. Yeah. So the property of hydrogen atom does not change. अब अगर ऑक्सीजन को देखो, इसी के अंदर ना, इसी में जैसे मैंने लिया HNO3, now I'll do reverse. I have got suppose say H2SO4, I have got suppose H2O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रहा है? नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रहा है? हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन किससे कंबाइन कर रहा है? सल्फर से। इट इज कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इज अगेन कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन। सो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑल्सो डज नॉट चेंजेस। तो उसने क्या बोला? द प्रॉपर्टी ऑफ द एटम, the property of the atom of the respective element never changes in the lifetime. कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा। यानी ऑक्सीजन एलिमेंट का सबसे छोटा एटम कौन है? ऑक्सीजन एटम है। ये पार्टिकल का प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के अंदर कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा। लेट इट कंबाइन विथ एनी अदर एलिमेंट। सिमिलरली इफ आई हैव गॉट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है? हाइड्रोजन एटम। तो इसका प्रॉपर्टी भी कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा। क्लियर? सो द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम ऑफ गिवन एलिमेंट नेवर चेंजेस, नेवर चेंजेस। ओके, ये कभी जिंदगी में चेंज नहीं होता। लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, लेट्स इमेजिन सपोज hydrogen combines with oxygen, hydrogen combines with oxygen, it will give the formation of water. The property changes of this compound. See, hydrogen is gas, oxygen is gas, but water is liquid. So the property of the compound changed, but the property of hydrogen and oxygen in their states will never change. Okay. And if you want to write the balance equation for this, 2H2 plus O2 gives you 2H2O. So my hydrogen is in gaseous state, oxygen is in gaseous state, but when they combine together, they give me water. The property of water is not the same. Why? Because these are gaseous, water is liquid. Okay. So the property of the given elements having their atoms does not change, while the atoms can combine to give you a compound which will be of different nature. Is that clear? समझ में आ गया? वापस समझाऊं? No, sir, I understood. एक सेकंड. Okay, understood. Okay. See. All right. So this was point number 5. This was point number 6. Okay. Yeah. This is point number 7.
Now, this went on for many years until 1897. Until 1897, when there was a scientist again whose name was J.J. Thomson. Whose name was J.J. Thomson. Okay. Now, till then, the belief was atom is the smallest particle of an element. Now, just remember this way. If you want to remember the hierarchy before this, I'll just tell you that. Okay. So, according to the hierarchy, okay, smallest is the atom. Smallest is the atom. Let's say, for example, hydrogen. So, hydrogen atom is smallest. Okay. If hydrogen combines with one more atom of hydrogen, they form molecule. So H2 molecule can be there. You can have a molecule of oxygen also like this. Okay. So when they combine, they give you the formation of a compound, or they can give you the formation of a mixture. So the smallest is the atom, followed by molecule, and followed by compound or mixture. So they will come at the same stage. So the smallest is the atom. Okay. So smallest is the atom. This is the smallest, followed by molecule, and followed by compound or mixture, like that. So smallest will be the atom. Now this was the concept which was carried on for nearly 100 years. Mind you, we are speaking about something here. Like if you see, we spoke in the year 1808, this 1808. Now we are in 1897. Okay. So around 90 years down the line, there was a scientist whose name was J.J. Thomson, and he was carrying out an experiment. Okay. This experiment was called as discharge tube experiment. It was named as discharge tube experiment, where he took a tube and got it connected. Okay. He got it connected to a voltage given by a machine which is 10,000 volt. Okay. And you had a cathode and you had an anode. So you have two electrodes, cathode and anode. Cathode will be negative, anode will be positive. Okay. All right. And this was connected to a side tube. Okay. Where a pressure was given, which was of 0.01 atmosphere. So a very small pressure, 0.01 atmosphere was applied, which led to the evacuation of all the gas from the discharge tube. There was no gas inside. There was hardly some gas which was left, and we had a vacuum pump also cleaning up the gas which was inside. So here was connected a vacuum pump also. Okay. Vacuum pump. Okay. And the gas was removed from this. So it was nearly barely empty. Okay. And imagine the voltage I'm applying, which is what? 10,000 volt. Lavanya, हम लोग ने किया था ये. This we did. Did we go ahead with this? Yes, sir. Yeah, I think we did the experiment also. I'll show you everything. We'll show the experiment as well. Okay. So cathode was negative, anode was positive. Okay. 10,000 voltage. Okay, 10,000 was the voltage which was given. And I told you also, जो घर के बाहर होता है, हमारे जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं, उसमें 10,000 वोल्ट का करंट होता है. और हमारे घर में जब आप एक मोबाइल को चार्ज करते हो तो 2 वोल्ट का हो जाता है. तो 10,000 वोल्ट फ्रॉम दैट टू योर लोकल एरिया. ओके. where you put up a transformer, तो 10,000 का 4,000, आपके घर में आने वाला वोल्टेज 240 वोल्ट. और अगर एक मोबाइल को कनेक्ट करें तो मोबाइल का चार्जर उसके अंदर वोल्टेज को 2 वोल्ट पे लेकर आ जाता है. तो कहाँ तो 10,000 और कहाँ पे 2 वोल्ट. ठीक है.
यहां पे एक डिस्चार्ज ट्यूब में मैं दे रहा हूं कितना, 10,000 वोल्ट. 10,000 volt. It's a huge amount of current which is just given to a simple discharge tube. और इतना में प्रेशर कितना रखा है, ओनली 0.01 एटमॉस्फेयर. हार्डली देयर इज सम प्रेशर. ओके, उसमें क्या हुआ, इस ट्यूब के एक कोने पे मैंने लगाया था जिंक सल्फाइड, इधर यहाँ पे जिंक सल्फाइड. और क्या हुआ, जब रेज यहाँ से ट्रैवल किया तो कुछ पार्टिकल यहाँ से एमिट होने शुरू हुए. पार्टिकल यहाँ से एमिट होते थे इधर से. इट स्टार्टेड एमिटिंग कमिंग दिस साइड. ओके, और यहाँ आते थे एंड दे गिव अ ग्लो. तो वो एक ग्लो दिखाते थे. ठीक है, ऑन अ स्क्रीन विच वॉज मेड अप फ्रॉम जिंक सल्फाइड. ऑन अ स्क्रीन विच वॉज मेड अप फ्रॉम जिंक सल्फाइड. तो इतने कम प्रेशर पे, इतने हाई वोल्टेज पे कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे थे. आई वॉज सो श्योर दैट इस पे एटम तो नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये काम एटम तो नहीं कर सकता है. इतना छोटा पार्टिकल कोई और होगा, लेकिन वो पार्टिकल बिल्कुल जा रहे थे फ्रॉम कैथोड टू एनोड. एंड कंक्लूजन ड्रॉन्स विद दिस. हम लोग ने क्या कंक्लूड किया, वो ये था. आई राइट ऑल द कंक्लूजन हियर इन शॉर्ट. ओके, सो दिस आर द कंक्लूजन. हैव अ लुक. So here are the conclusions. जो भी पार्टिकल एमिट हो रहा था, इट वॉज गोइंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव. पहला कंक्लूजन. सेकेंड, इट वॉज हैविंग एनर्जी. इट वॉज हैविंग एनर्जी टू रोटेट अ स्पिंडल वेल. ठीक है, एक छोटा सा व्हील रखा था, उसको घुमाने की भी ताकत उसमें थी. तो एनर्जी भरपूर, इट हैज एनर्जी. ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा था. ठीक है, तो उसके बाद में इफेक्टेड इन मैग्नेटिक. अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड रखूं तो उधर मुड़ जाता, इलेक्ट्रिक फील्ड रखूं तो उधर मुड़ जाता. तो अफेक्टेड इन इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड. affected in electrical and magnetic field, moving from cathode to anode. ओके, ग्लो भी प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा था. इसका मतलब क्या था कि इट वाज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ओनली देन इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. तो इसीलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन, और सिंबल रखा गया ई विद अ नेगेटिव चार्ज. ओके, ई. तो इलेक्ट्रॉन ये पार्टिकल था जो वाकई में मेरे एटम से बहुत छोटा था, जो मेरे एटम से बहुत छोटा था. और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19. ये इसका चार्ज है. कितने का, एक इलेक्ट्रॉन का. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻19. बहुत छोटा सा चार्ज है. और वेट था इसका अप्रॉक्स 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. ये इसका वेट था. ये इसका वेट है 10⁻⁻31 kg. यानी कि शून्य के बाद 0.00000 कितने 31 जीरो लगा दो, तो वो वेट हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का. इतना छोटा सा था. ये सब किया था हम लोग ने लास्ट टाइम. तो जो नहीं था, जो था, सबको मैंने एक रिवीजन करवा दिया है. ओके, माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज इट ऑल okay till this point? Can you just put a Y so that I know, Y or N, or you want a repetition? Just let me know. Anushka answer came. Divya, okay. Only 2 people answered. Akansha, okay. Lavanya.
Okay. आर्या. Fine. कुछ रिपीट तो नहीं करना है. Can we go ahead? हम लोग आगे चलें. So, या बोलो. yeah, so 9.1 multiplied by 10 raised to minus 31 kg, it's the weight of an electron, right? Yes, this is the weight of an electron. A single electron. Yes, single electron. एक इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 into 10 raised to minus 31 of a kg. Clear? So, Okay. तो इसमें जो वीडियो देखा था हम लोग वो भी देख लेते हैं. Now we are consolidation of the procedures. Okay. Have a look at it. I'll just load the video for you. Just a minute. Any substance that has mass. Okay. Okay, the voice was audible to you? Yes, sir. Okay, now the video. And occupies space is called matter. It is made up of small particles called atoms that cannot be further divided. This idea was first proposed by the Greek philosopher Democritus back in 460 BC. However, due to the lack of scientific evidence, Democritus's ideas were considered mere speculations and ignored for 2000 years until John Dalton proposed the atomic theory of matter in 1808. Dalton proposed that atom is the ultimate particle of matter. This theory is called Dalton's atomic theory. It postulates that all matter is composed of atoms that cannot be made or destroyed. All atoms of the same element are identical. Different elements have different types of atoms. Chemical reactions occur when atoms are rearranged. Compounds are formed from atoms of the constituent elements. Dalton's atomic theory was able to explain the laws of conservation of mass, multiple proportion, and constant composition. So this was the theory which was given by Dalton, and definitely lot many things came to the approval because before that we never knew anything about atoms. Now you know for sure now because we discussed last time. So they are atom is a constituent. It's the smallest particle of element or matter, and matters are of three types: solid, liquid, and gas. तो आप जो भी करते हो, जो भी इंटर कन्वर्शन होता है वो इन तीनों के बीच में ही होता है. Solid is converted to liquid, liquid is converted to gas, gas is converted to liquid, liquid is converted to solid. Ice, water and water vapor was the example. Okay, आपने आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, वाटर को वाटर वेपर में किया. ठीक है, we saw all that type of things. उसके बाद में this went on for nearly 90 years. In 1897, J.J. Thomson. So we'll come directly to that experiment which is called as discharge tube experiment. Okay, and that experiment is here for you. Okay, yeah, have a look. It is called, The tube. yeah. Crookes observed that at a low pressure of 0.01 atmospheres, when high voltage of 10,000 volts is applied across the electrodes of the discharge tube, current starts flowing inside the tube. To further study the behavior of this current, he punctured the anode inside the cathode ray tube and coated the glass tube behind the anode with a fluorescent material, such as zinc sulfide, and then repeated the experiment. This time, he noticed a white spot on the coating behind the anode, which confirmed two things. One, the current consisted of invisible ray of particles, some of which could pass through the perforated anode. Two, these rays were emitted out of cathode and moved towards the anode.
These rays were named cathode rays. Some other facts about the cathode rays were discovered in 1897 by J.J. Thomson and other scientists through a series of experiments. In one of his experiments, Thomson observed that if a pinwheel is placed in the path of the cathode rays, the ray caused the pinwheel to rotate. This implied that cathode rays are made of material particles that produced a mechanical effect. He then observed that if a metal foil is placed in the path of cathode rays, it becomes hot. This implied that cathode ray produced a heating effect. Thomson also observed that if a solid object is placed in the path of cathode rays, it produced a sharp shadow of the object. Therefore, he concluded that cathode rays travel in a straight line. However, when he applied an electric field to the setup, the cathode rays deflected towards the positive plate of the electric field. He observed the same result on applying a magnetic field. Therefore, he concluded that the cathode rays consisted of negatively charged particles, which he named electrons. Through his experiments, Thomson also concluded that the properties of cathode rays do not depend upon the material of electrons and the nature of the gas present in the cathode ray tube. This led him to the conclusion that electrons are the basic constituents of all atoms. Thomson then tried to calculate the charge to mass ratio of electrons by applying electrical and magnetic fields perpendicular to each other, as well as to the path of electrons flowing in a cathode ray tube. He observed that the amount of deviation of the electrons from their path depends on three main factors. 1. The magnitude of the negative charge on the particle. The more the negative charge, the greater the deflection. So he went on concluding, okay, and the first thing and the foremost thing was, it was the electron whose charge was 1.6 into 10 raised to minus 19, and the weight was 9.1 into 10 raised to minus 31 of a kg. This was much smaller than the weight of the atom. तो इतना तो मालूम पड़ ही गया कि एटम भले ही आपका कोई भी एलिमेंट का छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा पार्टिकल होगा, लेकिन उससे छोटे बहुत सारी चीजें हैं और उसमें से है इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक है इलेक्ट्रॉन. So electron was one of the fundamental particle of atom which was discovered. Is this clear? समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Now experiments were continued. Experiment continue होते रहे और कुछ समय के बाद, ठीक है, एक और पार्टिकल डिस्कवर हुआ, ठीक है, और ये पार्टिकल हमको मालूम पड़ा, ठीक है, वो भी दिखा देता हूं. ओके, this was discovered by Goldstein, okay, and here is that. Okay, experiment was nearly the same, only what they did was, it was just like a cathode ray tube experiment. This was called as anode ray or canal ray experiment. It was anode ray. This was bang opposite of the particles which were traveling from cathode to anode. Okay, so this is called as anode ray. Okay, and see like this, what happens here. Just getting it. So Goldstein, and here's the experiment. All right, see. With a perforated cathode instead of a perforated anode. He observed that discharge tubes containing a perforated cathode also emit a glow at the cathode end. Goldstein concluded that in addition to the already known cathode rays, there is another ray that travels in the opposite direction. Since these rays passed through the holes or channels in the cathode, he called them canal rays. They consisted of positive ions whose charge and mass values depended on the gas inside the discharge tube.
So see here, you can see that these are the green one, which are negative and going from one direction to another, and these are positive. So if this negative is going towards from cathode to anode, then this travels from anode to cathode in the opposite direction. So the red one, which you can see over here, are called as protons. Okay, so this was the second particle which was discovered for the atom. Okay, have a look. Hydrogen gas produced the smallest and the lightest positive ions, with a magnitude of charge same as that of an electron, but with a positive charge, that is, plus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulombs, and a mass that was found to be similar to that of a hydrogen atom, that is 1.67 into 10 raised to the power minus 24 grams. The mass of the positive particles originating from the other gases in the discharge tube was found to be whole number multiples of the mass of those originating from hydrogen gas. Therefore, the positive particles from hydrogen gas carrying one positive charge and mass equivalent to a hydrogen atom were taken as the fundamental particles of any atom. Okay, so for this, the conclusion was this. Okay, so we'll come to the conclusions now. Yeah. So here is the second particle which they found. Okay, and this particle. Okay. Yeah. So conclusion of the second one. Okay. So this was discovered by J.J. Thomson. You remember this? Thomson. And this by Goldstein. So Goldstein discovered this. They were called as anode rays, okay, or canal rays. Anode or canal rays. This is the second particle we are talking about, canal rays. They also traveled in a straight line, just like electrons. They were traveling in a straight line, but they were traveling from anode, which is positive, okay, to cathode, which is negative. Sorry. They were also affected in magnetic and electric field. They got deflected over there. Okay. And they were named after the smallest particle of hydrogen. The hydrogen atom. Okay. The smallest particle of that is what? Proton, which we write as H plus. So this is like plus symbol. Okay. So they were called as proton plus or P plus. P with a plus sign. Then its magnitude of charge. See, the charge of this was one electron was minus 1.6 into 10 raised to minus 19. The magnitude of this was 1.6 into 10 raised to minus 19. That means if you see the magnitude of both of them is the same, correct? Yeah, 10 raised to minus 19 coulombs. Okay. And the weight of this, weight of one proton was found to be 1.672 into 10 to the power minus 27 of a kg. It was in grams, we take it to kg. So if you see very clearly, this is 10 raised to minus 27. Okay, 10 raised to minus 27. And here it is 10 raised to minus 31. Okay, so electrons are much more smaller than protons, or protons are much more bigger than electrons. Okay, so the smallest particle out of the lot is, okay, electron. So electron was the smallest, followed by the second particle, which is proton, and the heaviest of them, which is also very, very small, is neutron. This neutron, which is the third particle and given by N, neutron. Okay. This was discovered by Chadwick. Okay. Chadwick
in the year 1931. 1931, and he bombarded some particles over the beryllium foil. He bombarded the particles on the beryllium foil, and some particles came out. This particle did not have any charge, neither positive, neither negative. Okay, so he said these are neutral, and the name given to this was neutron. And neutron do not have any charge. Neutron does not have any charge, but the weight of neutron is 1.674 into 10 to the power minus 27 kg. If you see, they are very close, 1.672 and 1.674, but still neutron becomes the heaviest. Okay, so neutron becomes the heaviest of the lot. So you have three particles discovered, one called as electron, second called as proton, and the third called as न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन डज नॉट हैव एनी चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है. और ये तीनों पार्टिकल्स, जब ये तीनों पार्टिकल्स बनते हैं और साथ में आते हैं, तब एक एटम का वेट आता है. सो एन एटम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, वन इलेक्ट्रॉन, सेकेंड प्रोटॉन, and third neutron. Neutron no charge, proton positive and electron negative. चार्ज की बात करें तो इफेक्टिव चार्ज है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम. इसका है 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कूलम. इसका तो कोई चार्ज ही नहीं है. ठीक है. वेट की बात करें तो ये होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 ऑफ अ केजी. ये होता है 1.672 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी. और ये होता है -1, इसका होता है 1.674, थोड़ा सा बड़ा होता है ये, 10 टू द -27 ऑफ अ केजी. ठीक है. सो जब हम कंपेयर करते हैं एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के साथ, इफ यू कंपेयर एन इलेक्ट्रॉन टू अ प्रोटॉन, द चार्जेस ऑफ देम बोथ आर नियरली सेम. करेक्ट. सो दैट इज एग्जैक्टली सेम, 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 एंड दिस इज ऑल्सो 1.6 इंटू 10 रेज टू -19. फर्क क्या आता है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. इसीलिए हम कहते हैं कि एक एटम के अंदर जितना प्रोटॉन का चार्ज है उतना ही मेरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है. प्रोटॉन का चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स. करेक्ट. दोनों का चार्ज सेम होने के कारण एज द चार्ज ऑफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड एटम, इसका और इसका दोनों का चार्ज कैंसिल हो जाता है, एंड हेंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. हम लोग पढ़ते आए ना कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो कैसे होता है, ऐसे होता है. इज दिस क्लियर विद एवरीबॉडी? समझ में आ गया? Yes. Okay. So this is your atom which is electrically neutral because the charge of electron is balanced by the charge of the proton, and neutron does not carry any charge. Neutron does not carry any charge. I'll show you a video on neutron as well. Let's go back. If I can find the video. Okay. Is much less than the actual mass of an atom. It was thus concluded that the excess mass was due to some other particles present in an atom that had considerable mass but no charge. Later in 1932, James Chadwick proved the presence of these heavy, neutral particles through a series of scattering experiments. In one of his experiments, on bombarding a beryllium plate with alpha particles, Chadwick observed the emission of a neutral particle whose mass was equivalent to that of a proton. He named this particle as neutron. After all the subatomic particles were discovered, it was concluded that an atom is made up of protons or positively charged particles. Electrons
or negatively charged particles, and neutrons that are neutral particles. The table here summarizes the properties of these fundamental particles. Okay, this is the table. So electron is E, proton is P, neutron is N symbol. Absolute charge 1 point minus 1.6 into 10 raised to minus 19. Forget the 022 if you do not. Yeah, one if you remember, you can remember this also. Minus 1.6022 into 10 to the power minus 19. Proton 1.6022 into 10 to the power minus 19. Neutron no charge. Relative charge. Now, what is the relative charge? So if you have minus 1.66 into 10 raised to minus 19 is equal to 1.6022 into 10 to the power minus 19 is equal to 0. So the relative charge is what? Minus 1. Because if I divide this by 1.6, if I divide this also by 1.6 into 10 raised to minus 19, in both the case, this will become minus 1, this will become plus 1, and this will become 0. Okay? So this is how you get the absolute charge and the relative charge. Relative means divide this number by 1.6022 into 10 to the power minus 19, because that is the charge which is common for both of them. So if you divide, this will become minus 1, this will become plus 1, this will become 0. Mass 9.1 10 to the power minus 31, 1.672 10 to the power minus 27, 1.674 10 to the power minus 27. So you can see very well here 1.672 and this is 1.674. So neutrons are a bit heavier than the proton, and you cannot have any comparison over here because this is already 10 to the power minus 31. So 4 zeros later. Okay, so that's a huge difference, huge difference. So electrons are very small in size as compared to the protons or neutrons. Okay, so if you take the approximate mass of each of them, this will be nearly 0 because you can't compare. And this will be like, because it is 0.00054, this is 1.00727, so this is 1, this is 1. So the ratio is approximate mass per unit is 0, this is 1, this is 1. Is this clear with everybody? समझ में आ गया ये? Yeah? Okay, can you put an OK over here? I'll put it over here. And then you can take a photo of this. Okay? Yeah, you can take it on your mobile as well. Okay? So first this, okay, are you able to understand this? यहाँ तक समझ में आ गया? Okay. Lavanya, yeah. Divya, okay. Okay. यार आंसर तो दे दो सब लोग. बारिश वारिश हो रही है तो भी से फर्क नहीं पड़ता है. नेहा, yeah, okay. Arya, Akansha, okay. Yeah, you can take a snap of this. Okay. Yeah. You are not writing this again, so just have a snap of this. Okay. Fine. So these are the 3 fundamental particles you have, and they all go towards building up an atom. तो हम लोग जो सोचते हैं ना और अभी जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है. हमारा जो विजुअलाइजेशन था और जो अब एक्चुअल है और अब यहाँ से आगे होगा, तो आपको ये समझ में आएगा, until and unless you understand an atom, you cannot understand chemistry. And if you can't understand chemistry, you can't understand anything else. Because everything starts and ends from chemistry, because everything requires atom. बिना एटम के तो कोई काम होता ही नहीं है. तो जब तक आपको एटम का स्ट्रक्चर नहीं आता है, एटम समझ में नहीं आता है, तब तक कुछ और समझ में आएगा भी नहीं. और अगर ये समझ में आ गया तो आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब समझ में आ जाएगा. ठीक है? दैट इज द कंक्लूजन. ऑलराइट? ओके, let's go ahead from here. Okay, I hope you have taken the snap. Okay, let's go ahead. All right. Okay, so this is what we had: electron, proton, neutron. This is what we showed over here. Let's go to the next page. So now it was the time to find out what is the structure of an atom. How does an atom looks like? Because we never knew how an atom looks like. Okay, so here it is. So there was one experiment which was conducted by J.J. Thomson. So you can write down J.J. Thomson to show the structure of atom. To show the structure of atom.
of atom. What Thomson said was, because at that point of time, my neutrons were not discovered. 1897 I'm talking about. Okay. So J.J. Thomson, he said that my atom will have a positive plate. It will have a positive plate, okay, which will be definitely made up from what? Definitely from protons, correct? So positive plate. So here will be the positive plate, here positive, 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 and it has the cherries, okay? The cherries is this negative, 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 so negative. So this is my dates, or these are my cherries. Okay, so positive plate just resembling to a cake, which was called at time plum cake. Okay, plum cake. You have seen today also. You get the plum cake in the market. Okay, तो उसने बोला कि जो मेरा एटम है उसका पॉजिटिव प्लेट जो है वो किससे बना हुआ है? प्रोटॉन से बना हुआ है, और वो क्या है? केक की तरह है, और उसके ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, वो चेरीज की तरह है, ड्राई फ्रूट्स की तरह है, काजू बादाम इनकी तरह है, जो उसके ऊपर स्टिक करते हैं. सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, करेक्ट? प्लम केक समझ में आ गया? एक केक है, तो केक जो होगा वो कौन सा होगा? मेरा प्रोटॉन से बना हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से, और उसके ऊपर मेरे पास में चेरीज हैं, मेरे पास में ड्राई फ्रूट्स हैं, वो है नेगेटिव, करेक्ट? सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक. दैट वाज द proposition of a structure of atom by whom? J.J. Thomson. Is this clear? Yes, sir. Okay. तो अब इसके ऊपर अगर मैं किसी को स्ट्राइक करूं, जैसे कोई पार्टिकल आता है, इस पे स्ट्राइक करता है, इफ इट स्ट्राइक्स ऑन दिस, व्हाट विल हैपन? इट विल रिपेल. So he said, if anything is targeted onto these particles, okay, in any direction, what will happen? Repulsion. So he said 99% particles when targets an atom, एक एटम को टारगेट किया तो it will be repelled back. कितना? 99% repelled back. And 1% will go through. 1% will go through. क्यों? क्योंकि बीच में गैप भी है ना, देखो यहाँ पे गैप्स है, इधर गैप्स है, तो पार्टिकल तो बहुत छोटे से होते हैं, तो निकल जाएंगे. तो इस सेट 99 तो रिटर्न आ जाएंगे. क्यों? उसको टकराएंगे, रिटर्न आ जाएंगे. एंड 1% विल गो थ्रू. ठीक है. सो दिस वाज द मॉडल which was model number 1, which was given by Thomson. Then Rutherford said, okay boss, if you say this, Rutherford, so he said, if you are saying this, fine, we will conduct an experiment to see what happens. So what he did, he had a particle like atoms which were to be stacking on a gold foil. Okay, so a gold foil is here, let's take a gold foil, and here is an atom which is over there. And what he did, radioactivity was discovered till that time. Okay, and he started emitting the radiation from here, okay, on this gold foil, and this experiment is called as gold foil experiment. Gold foil experiment. And what he said, I'm going to make that particle strike that atom. Okay, an atom is something like this. Okay, let's take only one atom to understand this out. Okay, now if it is consisting of this plus minus charge, plus minus, and here remember that 99% particle has to get deflected and 1% particle goes through. But what he observed, उसने देखा क्या मालूम है क्या? 99% went straight, सीधा, and less than 1% got deflected. So this was bang opposite of what J.J. Thomson said. Thomson said 99% particle deflect होके वापस आ जाएगा. But इस केस में जो उसने बताया वो क्या बोला? 99 is going सीधा through this. Okay, and hardly 1% is coming back. So this was bang opposite of what
the model given by J.J. Thomson. Able to understand this? Clear hai? Yeah. Yeah. So this alpha particles were struck. Now what happened? The entire scenario of how an atom looks like changed drastically. ठीक है? और इसके कारण रुदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया. उसने बोला ऐसा नहीं होता है, मैं बताता हूं कैसा होता है. तो ये रुदरफोर्ड का मॉडल था, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. Rutherford's atomic model. What he said? The mass of the atom is concentrated at the center and is surrounded by electrons. Okay, so the mass is at the center, which is the positive center, and this center was later named as nucleus, which consists of protons, which are positive charge, and neutron, which do not have a charge. So they are concentrating here. So you'll have the positive, okay, and neutron, positive and neutron like this, moving over here. And here you will have something which is called as electrons, which are moving at a fixed distance. Okay, here, like this. Okay, this distance from here. Okay, and these are called as what? Electrons. Now you can see that बहुत सारे गैप्स हैं. इसीलिए अगर किसी को आप बोम्बार्ड करो कोई पार्टिकल को, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स इसमें से सीधे निकल जाते हैं. क्यों? क्योंकि या तो वो किसी इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करे या वो जाके न्यूक्लियस को स्ट्राइक करे, तब तो आपको वो रिटर्न आएगा, नहीं तो वो स्ट्रेट थ्रू जाएगा. और ये मॉडल था रुदरफोर्ड का. ये मॉडल था रुदरफोर्ड का. नाउ ही सेड, okay, these particles are attracted towards the nucleus, which consists of protons and neutrons. So the force of attraction between them is called as electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction, which exists between the electron and the nucleus. तो आपका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, विच इज मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर हैविंग नो चार्ज. सो मेरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कॉन्सेंट्रेट करता है बैंग एट द सेंटर, विच इज कॉल्ड एज द मास ऑफ द टोटल एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर. देखो हमने बताया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट नियरली सेम होता है, तो सबसे ज्यादा वेट तो वही हो गया ना, तो पूरा मास कहां आ गया? सेंटर में आ गया. और इलेक्ट्रॉन इसके आजू बाजू में घूमते रहते हैं. दिस आर बीइंग रोटेटेड. सो ओके, सो यू हैव द इलेक्ट्रॉन्स रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस. यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीबॉडी हैज? No. No? Okay. Okay. Shall I put here okay? So you can conclude with an yes or no. If anybody has any problem so far. Well, I went to Lavanya only. Wait, Lavanya, wait. It was supposed to go to all. Yeah. Till this point, everything is okay. कोई ऐसा चीज जो आपको रिपीट करना है या आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज आस्क. अनुष्का, ओके. नेहा, दिव्या, ओके. ओके, अनुष्का दलवी, ऑलराइट. लावण्या, आर्या, ओके, ऑलराइट. तो आप देखोगे कि हम जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, अगर आप देखो तो उस समय कितना बड़ा प्रॉब्लम था. सी, थॉमसन ने बोला ये भरा हुआ है, और ये अगर हम लोग अब इसको देखें तो ये तो पूरा खाली है. तो 99% ऑफ माय एटम इज एम्प्टी ओनली. ओके, एटम इज एम्प्टी. अब रुदरफोर्ड का मॉडल आ गया, तो दिस वाज मोर एक्सेप्टेबल, बट स्टिल इट वाज नॉट.
क्योंकि देयर वर सम क्वेश्चंस व्हिच वर बीइंग आस्क्ड, ओके, एंड क्वेश्चन जिसने पूछा था ना, वो साइंटिस्ट का नाम था मैक्सवेल. His name was Maxwell. Now, what Rutherford said, these electrons are moving under the influence of electrostatic force of attraction around the nucleus. ठीक है, accepted. Now, and at a certain distance or circles, okay, और इस circles को उसने नाम दिया shell, Rutherford ने, ठीक है, so they were shell और ऑर्बिट्स. तो मैक्सवेल के दो क्वेश्चन थे, मैक्सवेल के दो क्वेश्चन थे. उसका क्वेश्चन एक ये था कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये मूव करते हैं, तो कोई भी चीज अगर मूव करेगी तो सबसे पहले उसको एनर्जी तो चाहिए ना. बिना एनर्जी के तो कोई भी घूम नहीं सकता. अब जैसे मैंने कहा लावण्य को, आप एक बिल्डिंग में रहते हो, अब इस बिल्डिंग के आप 100 चक्कर लगा दो. पहले मैंने बोला 5 चक्कर लगाओ, तो लावण्य बोली ओके. अब बिल्डिंग भी बड़ा होता है, छोटा थोड़ी होता है, लेकिन ठीक है ना, 1-2 चक्कर लगाने में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो लावण्य बहुत तेजी से भाग कर गई, एक राउंड कंप्लीट किया, दूसरा राउंड कंप्लीट किया, तीसरा, चौथा, पांचवा. बोला गुड लावण्य, वेरी नाइस. अब एक काम करो, 50 चक्कर और मारो. ओ मेरे को तो कुछ नहीं बोली, पीछे बोलती है क्या ऐसे थोड़ी ना भाग सकते हैं क्या, कैसे भागेंगे. yes, how will you run? And that was the question of Maxwell. It said very clearly, first thing you're saying is electrons, very small in size, attracted towards the nucleus, running under the electrostatic force of attraction. Okay, so you are running or you're rotating around it requires energy. तो ये एनर्जी आता कहां से है? वैलिड क्वेश्चन, राइट, वैलिड क्वेश्चन. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आया कहां से? ये क्वेश्चन बहुत बहुत सही क्वेश्चन था, ठीक है, कि आया कहां से, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, उसने बोला चलो एक काम करते हैं, एनर्जी आ गया, लेट्स इमेजिन दैट वे. स्टूडेंट्स कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं. या सी आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हियर. I think you are supposed to follow the rules which are being given to you. Your camera should be always on. Okay, आपके कैमरास ऑन होने चाहिए क्या? और ये चीज याद रखिए, दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट. ओके, एंड ओके, आई एम ऑल्सो दैट. ओके, खैर मुझे नहीं बोला है, लेकिन फिर भी एक काम करता हूँ, मैं भी मेरा कैमरा ऑन कर लेता हूँ आप लोगों के साथ, सो दैट वी कैन हैव द कैमरास ऑन टुगेदर. वेट अ मिनट. All right, okay, so here am I. So अब लावण्य को मैंने क्या कहा कि आपको बिल्डिंग के चक्कर लगाने हैं. तो लावण्य बोली 2-5 चक्कर तो लग गए. अब मैंने बोला लावण्य एक काम करो, 500 चक्कर मारो. तो मम्मी को जाके बोलती है क्या हो गया है? अरे मेरे को क्या समझ के रखा है कि मैंने इतना खाता पीती हूँ कि मैं 500 चक्कर लगा सकती हूँ? कैसे लगा सकती हूँ? सेम वॉज द क्वेश्चन विच वॉज गिवन बाय मैक्सवेल ऑल्सो. उसने बोला कि आपको अगर बोलते हो इलेक्ट्रॉन के पास ताकत है और वो घूम सकता है, इसका मतलब क्या है? इट हैज टू हैव एनर्जी. तो ये एनर्जी कहां से आया ये बताओ पहले. नाउ दैट वाज नॉट कंक्लूडेड, क्योंकि वो था नहीं. तो एक और क्वेश्चन पूछा मैक्सवेल ने. चलो मान लेते हैं कहीं से एनर्जी आ गई, ठीक है ना, और आपने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रोटेट कर रहे हैं अराउंड व्हाट? द न्यूक्लियस. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं, घूमते हैं कंटिन्यूसली अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक वक्त आएगा ना जब ये एनर्जी खत्म हो जाएगी. तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स कहां जाके गिरेंगे? इनटू द न्यूक्लियस. दे विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, राइट, बिकॉज अब उसके पास एनर्जी नहीं है. लावण्य के साथ क्या होगा? घूमेगी, बाद में घर में आके गिर जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, करेक्ट, और ऐसा होता नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के अगर आके न्यूक्लियस में गिरता है, इफ इट फॉल्स डाउन, द फर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंस इज योर बॉडी विल नॉट रिमेन स्टेशनरी. आपकी बॉडी लाखों करोड़ों एटम से बनी हुई है,
करेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन आके अगर न्यूक्लियस में गिरेगा तो आपका बॉडी सीधा नहीं रहेगा, इट विल बी वेवी, करेक्ट, एंड दैट नेवर हैपेंस। और बॉडी इज एब्सोल्युटली स्टेशनरी, करेक्ट। आर्या राइट है ना, सही बोल रहा हूं, करेक्ट। सो ये चीजें होती हैं एंड वी आर एब्सोल्युटली स्टेबल। तो इस चीज का जवाब रुदरफोर्ड नहीं दे पाया। तो रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट वहीं स्टॉप हुआ और उसके बाद नए साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने काम किया और ये बताया कि यस डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स गेट्स द एनर्जी। और एनर्जी कहां से आता है? फ्रॉम द लाइट सोर्स। अभी मेरे पीछे लाइट सोर्स है, कैन यू सी दैट लाइट सोर्स? तो ऐसे लाइट सोर्स से जब भी लाइक इमेजिन दिस, सपोज आई हैव गॉट दिस, राइट। अगर कोई मेटल है मेरे पास तो मेटल बहुत शाइनिंग हो जाता है, ठीक है ना। आई हैव गॉट द मेटल, तो मेटल शाइन करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जंप करेंगे, और जब वो जंप करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, और आपको क्या नजर आता है? वहां पे शाइनिंग नजर आता है। तो आपको लगता है मेटल शाइन करता है। मेटल शाइन इसलिए करता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, रिलीज करते हैं, इसीलिए वो शाइनिंग सरफेस होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, रिलीज कर सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो इसी को लेके कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि अब एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा? एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम ऐसा होगा कि आपके पास में एक सेंटर होगा छोटा सा, उस सेंटर को हम बोलेंगे न्यूक्लियस। उसके अंदर होंगे मेरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का चार्ज निल, देयर इज नो चार्ज। और इनके आजू बाजू में शेल है, और ये शेल्स के अंदर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। ये शेल्स के अंदर घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि इसके आगे हम लोग आज नहीं जा रहे। अगली बार हम देखेंगे कि इस शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूमते हैं, कैसे बाहर आते हैं, कौन से शेल्स होते हैं, कैसे कैसे एनर्जी लेवल्स होते हैं। हम लोग डीपली वी आर गोइंग इनसाइड द न्यूक्लियस नाउ। तो हम लोग जो कर रहे जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे हैं। क्लियर है सबको? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? ठीक है, चलिए अब आज तो टेस्ट हो जाए। अब तो सब लोग एकदम क्लियर हैं, ठीक है ना। टेस्ट की शुरुआत कर लें। 10 मिनट्स का टेस्ट, 15 मिनट्स का टेस्ट, एंड लेट्स गेट टू सी हु स्कोर्स द मैक्सिमम टुडे। आज कौन सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है? आपको जो आंसर देने हैं वो आपके चैट बॉक्स पे देने हैं। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, ठीक है। चैट बॉक्स पे आंसर देने हैं, और आंसर कैसे देना है मैंने बताया, 1 ... जो हम लोग देख चुके हैं। नेहा ने पूछा था, मैंने बता दिया था किस तरह से होता है। तो शुरुआत करते हैं। आपके पास में 5 से 7 सेकंड होंगे आंसर देने के लिए। नथिंग टू राइट इन द बुक, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। केवल आपको एक ही चीज लिखनी है, कितने आंसर आपके रॉन्ग हो रहे हैं वो लिखने हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्रॉस लगा दोगे, अच्छा ये गलत हो गया, अरे हो गया हो गया, अरे हम लोग को 0 मिले ना तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। डू नॉट वरी अबाउट द मार्क्स, द कॉन्सेप्ट इज सपोज टू बी परफेक्टली ओके। लेट्स स्टार्ट। सब लोग सही हैं? ओके, कैन वी स्टार्ट? ओके, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 तो अब मैं थोड़ा सा अब आसान नहीं पूछने वाला, पहले मैंने बहुत आसान पूछ ली। चलिए फिर भी लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल वन। ओके ओके, और आंसर आपको 5 से 7 सेकंड में देने हैं। मैं जब एंटर बोलूं तो एंटर करना, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है, कुछ के आंसर्स आते हैं, कुछ के नहीं आते हैं। सो एवरीबडी एंटर्स एट द सेम टाइम। आई विल गिव यू टाइम टू राइट। ऑल राइट, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके, 6th सेंचुरी के अंदर जो साइंटिस्ट ने एटम्स के बारे में बताया था, वो एक इंडियन स्कॉलर था। आपको उसका नाम देना है, आपको उसका नाम टाइप करना है। 6th सेंचुरी, एंड नोबडी लुक्स बैक। हाँ, सब ईमानदारी के साथ काम करेंगे। अनुष्का, अरे रुक जाओ रुक जाओ, आई हैव टू से एंटर। मैंने एंटर का बोला, अरे मुझे बोलने तो दो। हाँ चलिए, आप जिसने लिख दिया एंटर, चलो कर दो एंटर। ओके, यस, महर्षि कन्नड़, बिल्कुल सही है, महर्षि कन्नड़। ओके, दिस वाज इन द 6th सेंचुरी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पार्टिकल ही गिव? महर्षि कन्नड़ ने जो पार्टिकल दिया था उसका नाम क्या था? एंटर मैं बोलूं उसके बाद करना, आप लोग लिख के रेडी रखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। एंटर।
यस रिसीव्ड ऑल द आंसर्स यस परमाणु इस पे एक मूवी भी आई थी 2-3 साल पहले जॉन अब्राहम की ठीक है ना परमाणु करेक्ट या आकांक्षा रुक जा यार थर्ड ठहर जाओ शी सेड थर्ड आल्सो एंड गिवन आंसर काट क्वेश्चन भी नहीं पूछा आंसर आ गया ओके ऑलराइट ओके क्वेश्चन नंबर 3 ऑलराइट ऑलराइट जो थियरी जॉन डाल्टन ने दिया था उसका नाम क्या था व्हाट वाज द नेम ऑफ द थियरी गिवन बाय जॉन डाल्टन ओके आकांक्षा अरे एंटर 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 मेरे को बोलने दो ओके एंटर के पहले ही हो गया ठीक है एटॉमिक थियरी इज द राइट आंसर ओके एटॉमिक थियरी इज द राइट आंसर अरे वेट फॉर एवरीबॉडी टू आंसर इसीलिए मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर अरे मैं रुका हूं ना आई से वेट ओके नेक्स्ट वन ठीक है यस नेक्स्ट क्वेश्चन यहां तक तो मेरे ख्याल से सब साथ में ही चल रहे हैं ठीक है मुझे यहां देखना है कि कहां पे कोई ट्रिप करता है ठीक है 1997 के अंदर जिस साइंटिस्ट ने दिया था थियरी पहले बात तो उसका नाम क्या है ठीक है व्हाट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट टू गिव द फेमस थियरी इन द ईयर 1897 एंटर ओके yes the answers which I have received yes Arya I have not asked about what experiment I said scientist का नाम पूछा है मैंने और साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन ओके and didn't ask about the experiment I said जे थॉमसन okay now you have to give me ये आंसर 2 बार में देना है मतलब आपको बाइफरकेट करके एक ही में दोनों लिखने हैं आपको ये बताना है इसमें वोल्टेज कितना था और प्रेशर कितना था ठीक है वोल्टेज कितना था प्रेशर कितना था पहले आप लिख लीजिए मैं एंटर बोलूं तब एंटर कर देना ठीक है एंड दिव्या आपको आगे क्वेश्चन का नंबर लिखना है 4 अभी तक 4 क्वेश्चन हो गए सो 4 देन यू विल राइट 5 सो दिस इज द 5th वन ओके यस एंटर दोनों देने आर्या प्रेशर ऑल्सो आर्या प्रेशर लावण्या राइट है आकांक्षा राइट है आंसर ओके या आर्या फाइन दिव्या ओके नेहा यस राइट है अनुष्का यस आंसर इज 10,000 वोल्ट and 0.01 atmosphere pressure 0.01 atmosphere pressure okay yes next one इलेक्ट्रॉन्स का वेट कितना होता है वेट चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का वेट कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है ये देना है आपको एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है कैसे भी दे दें चलेगा या ओके एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होता है एंटर okay I have received the answers okay yeah the answers I have received is perfect it is 9.1 into 10 to the power minus 31 of a kg 9.1 into 10 to the power minus 31 of a kg if you feel your answer is right ठीक है आपको मार्क्स ले लेना है ठीक है so will not put a cross for that cross मतलब आपने उतना गलत कर दिया ठीक है yes 9.1 into 10 raised to minus 31 of a kg नेहा you have wrote 9.1 multiplied by 10 raised to minus 31 of a kg is also right ठीक है ना सब राइट ही है ओके नेक्स्ट वन चलिए टोटल क्वेश्चंस हुए हैं 6 क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है यू हैव टू गिव मी
the charge on one proton, the charge on one proton, charge on one proton. एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? एंटर. लावण्य करेक्ट है. लावण्य एक चीज बताऊंगा आपको मैं, रुको. दिव्या राइट है, आर्या राइट है, आकांक्षा राइट है, अनुष्का राइट है. नहीं अनुष्का मिस किया आपने. नहीं 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 सब लोग ने गड़बड़ियां की हैं थोड़ी बहुत. मैं बताता हूं क्या है. सबका आंसर तो मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है. द राइट आंसर आई गिव. ओके, जिसका एकदम परफेक्ट आंसर है, ओके, जिसका एकदम परफेक्ट आंसर है, यस दिव्या आपका आंसर राइट है एक. ओके, आर्या राइट है, और अनुष्का राइट है. नहीं अनुष्का भी राइट नहीं है, ठीक है. और नेहा राइट है. राइट आंसर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. लावण्य आपने क्या किया, आपने लिखा है -1.6. -1.6 होता है इलेक्ट्रॉन का, -1.6 होता है इलेक्ट्रॉन का. प्रोटॉन होगा ना, मैंने प्रोटॉन पूछा, करेक्ट. तो प्रोटॉन इज व्हाट, इट इज 1.6 इंटू 10⁻19. और बाकी सब लोग ने, किसी ने 10⁻27 डाल दिया है. आकांक्षा आपने 10⁻27 डाला है, करेक्ट. और अनुष्का आपने 10⁻9 कर दिया है, ठीक है. राइट. किसी ने 10⁻27, राइट. राइट आंसर इज 1.6 इंटू 10⁻19. बट लावण्य जिसका सिर्फ चार्जेस प्लस माइनस में गया है, लेकिन बाकी सब ओके. लावण्य हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, जिसका चार्जेस प्लस या माइनस में गया है इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आंसर लिखा है 1.6 इंटू 10⁻19 प्लस या माइनस हो, जिसने भी लिखा है ऑल टेक द मार्क्स. लेकिन अगर वो नहीं है तो मार्क्स नहीं हो सकता, ठीक है. 1.6 इंटू 10⁻19 ये हमको चाहिए, ठीक है. क्योंकि चार्ज कैन बी an absolute charge, it can be a relative charge, so no problem. But the right answer will be 1.6 into 10⁻19. Perfectly written, ठीक है. Yeah. Okay. Yes, yes, yes. Lavanya, yes. हाँ. -9 नहीं होगा, -27 वाला नहीं होगा, -19 जिसका है वो एकदम राइट है, परफेक्ट है. ठीक, डन. This is question number 7. Okay, last question for the day. Okay. न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से बाइंडेड है बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट इज दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड? 8 ना 10 तक कर लेते हैं, चलो. दे आर न्यूक्लियस में मेरे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, एंड दे आर बाइंडेड टू द इलेक्ट्रॉन्स बाय सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. व्हाट इज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? Yes, it is called as enter. Yeah. This is called as electrostatic force of attraction. इसको electrostatic force of attraction कहते हैं. चलिए, last 2 questions. Okay, 8 हो गए. 9th, जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को क्या कहते हैं? What do you call the जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल? उसको क्या नाम से जाना जाता है आज भी? आज भी किस नाम से जाना जाता है? ओके, एंटर. नहीं 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 नहीं. एटॉमिक मॉडल को किस नाम से जाना जाता है? आर्या राइट है, आर्या राइट है. सिर्फ 2 आंसर आए हैं, सिर्फ 2.
ओके, एक आंसर है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो लावण्य ने दिया, ये गलत है लावण्य, ठीक है। और राइट आंसर है प्लम केक मॉडल। मैंने कहा था ना केक है ना, जो केक होता है वो प्लम केक। तो आपका प्लम केक में आपका जो नीचे जो होगा पॉजिटिव चार्ज उसका होगा, ठीक है, दैट विल बी द केक, और उसके ऊपर चेरीज आ जाएंगी, तो उसको कहते हैं प्लम केक मॉडल, ठीक है। तो दैट इज द राइट आंसर। ये आंसर सिर्फ 2 जन ने दिया था, उसमें से राइट आंसर दिया आर्या ने, ठीक है, प्लम केक मॉडल, गुड, नाइस आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? हु वाज द साइंटिस्ट टू डिस्कवर न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? अरे रुको अनुष्का, बहुत जल्दी में रहते हो, ठहरो। एंटर, मुझे एंटर तो बोले दो। या आर्या राइट है, अनुष्का नहीं, लावण्या नहीं, आकांक्षा राइट है, करेक्ट, दिव्या राइट है। नाम है नहीं, गोल्डस्टीन नहीं है, नहीं नहीं नहीं, राइट आंसर है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक इज द राइट आंसर न्यूट्रॉन के लिए, जेम्स चैडविक। ओके ऑल राइट, चलिए आज के 10 प्रश्न पूरे हुए, ठीक है। और अब हु इज द विनर? आज तो बहुत टॉपसी टवी रहा है, ठीक है, लेट्स सी हु इज द विनर। रुको, अब मैं मार्क्स पूछता हूं मेरी तरीके से 10 क्वेश्चन में से। ओके, किसको मिला है 5 और लेस देन 5? 5 या फिर लेस देन 5, कितने लोग को मिला है? हु गॉट? कैन यू जस्ट पुट योर नेम और से मी, आई नो। 5, कोई है 5 पे? अच्छा कोई नहीं है, गुड, चलो 6, 6 on 10, ओके वेरी नाइस, कोई भी नहीं है, चलो। ठीक है, 7 on 10, 7 on 10, अनुष्का, ओके, अनुष्का ऑलवेज ऑन 7 on 10, गुड, ओके अनुष्का ग्रेट। और कोई नहीं? 8, 8 पे कौन है? ओके ओके, 8 पे बहुत जने हैं यार। ओके, 8 पे, या आर्या इज देयर, दिव्या इज देयर, लावण्य, आकांक्षा, ओके दे आर ऑल ऑन 8। 9 पे कौन है? और कोई 10 पे है? नहीं, तो 8 इज द हाईएस्ट। तो चलिए जितने भी जन 8 पे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, ठीक है, मेरी तरफ से क्लैप। सी आई एम क्लैपिंग हियर, ओके, सो यू कैन आल्सो क्लैप, ओके ऑलराइट, एंड द परफॉर्मेंस इज गुड। ओके, चलिए अब मुझे एक ही चीज पूछनी है, डिड यू एंजॉय द सेशन? डिड यू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी आर स्पीकिंग ऑन? ठीक है, राइट, नेक्स्ट टाइम के लिए हेडिंग डालिए बिफोर वी क्लोज, नेक्स्ट टाइम के लिए हेडिंग डालिए। ओके, शेल्स लिखिए, शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, ठीक है, शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। हर एक बार लास्ट टाइम कहां तक कंप्लीट हुआ, क्योंकि क्या होता है हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है, मैं भूल जाता हूं, तो जो पॉइंट जहां से शुरू करना है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक के ऊपर रहेगी। तो आज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लावण्य पर डाल रहा हूं, ठीक है। लावण्य नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो क्वेश्चन सीधा आएगा, ठीक है, कहां से शुरू करना है तो आपको बताना है सर शेल से और ऑर्बिटल से शुरू करना है, तब तक आगे का कार्य खत्म हो गया है, ठीक है, फाइन, ओके, एनी प्रॉब्लम्स? ओके, so let's meet next time and continue further. चलिए तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, ओके टेक केयर, बाय, ओके।